हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। और हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। कल हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंप्लीट किए थे। टोटल देयर वर 6 लॉज, 3 हमने परसों किए, 3 हमने कल किए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? बड़ा ही आसान है। एटम का मास यानी कि मास ऑफ वन एटम। तो जब आप एक एटम के मास की बात करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कि एक जो एटम होता है, एक सिंगल एटम, ये इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको देख ही नहीं पाते। तो फिर उसका मास तो हम लोग कैसे मेजर कर लेंगे? तो इसीलिए एक बल्क ऑफ मैटर को मतलब वेट किया जाता है और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं कि उसके अंदर कितनी एटम्स हैं, और उससे कैलकुलेशन होती है एटॉमिक मास की। खैर, ये तो बात रही एटॉमिक मास की। जो मेन बात है जो हमें दिमाग में रखनी है वो है यूनिट, कि एटॉमिक मास की क्या यूनिट है। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो हम लोग कोई भी चीज़ को वेट में लेकर आते हैं तो हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं यूनिट, या फिर किलोग्राम यूज़ करते हैं। ये आप सबको पता है, ग्राम किलोग्राम। किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम स्मॉल यूनिट है। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है। मतलब ग्राम भी अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है जब हम लोग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जब मैं एटॉमिक एटम के मास की बात करता हूँ, दैट इज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और इसे U से ही रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया गया है IUPAC के न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। और U का मतलब है, स्मॉल u का मतलब है यूनिफाइड मास। तो मतलब अगर आप अकेला स्मॉल u भी यूज़ कर लोगे फिर भी ठीक है, अगर आप AMU भी यूज़ कर लोगे फिर भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भी चल रही है। रिकमेंडेशन है कि U करें यूज़, लेकिन बुक्स में AMU भी चल रहा है तो वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं करेंगे ना। एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट तो बन गया, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब ये है क्या चीज़ है? जैसे सपोज करें आप 1 kg की बात करते हो, 1 किलो। तो 1 किलो कुछ तो चीज़ होगी ना। 1 kg जो है वो किसी के विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट करके रखा गया है। आप कहीं पे भी ले चलो, 1 kg सेम क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है सारी दुनिया में यूनिवर्सल जो kg है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का वेट है। उसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट को भी जब डिफाइन करना है तो एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाइए उसका मतलब सेम रहे। तो इसके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते रहे, हाइड्रोजन यूज़ किया, ऑक्सीजन को रेफरेंस माना। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो है कार्बन 12। क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये है मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। हमें पता है ना, कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब मास अलग लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। तो हमने कौन सा उठाना है? वो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा, वो तो आइसोटॉप में तो नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो एटॉमिक मास क्या होगा? उसका 12 होगा। अब डेफिनेशन सुनिए, जब मेरे पास कार्बन 12 की एक एटम है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मैं उसके मास को 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दूं तो जो क्वांटिटी मेरे पास आएगी उसे वी कॉल 1 AMU। 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये आपको याद रखना है कि 1 AMU का मतलब क्या है?
मेरे पास कार्बन 12 की एक एटम का मास है, अगर मैं उसे 12 से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट 1 AMU। ये स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है आज किसी भी एलिमेंट के मास को बताने के लिए। दैट इज वाई हम लोग हमेशा एक टर्म का जिक्र करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन में। तो इसका मतलब ये है कि किसके रिलेशन में? अगर मैं किसी भी एलिमेंट का, लेट मी से ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का मास आज अगर कह रहा हूँ भी इतना होता है, या बुक्स में आप लोग पढ़ते हो, तो उसके लिए क्या है स्टैंडर्ड? कार्बन 12 की एक एटम के मास का 12 हिस्सा के विद रिस्पेक्ट टू है। दैट इज वाई वी कॉल रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 kg है तो वो किसके रेफरेंस में है? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। कि मेरा 1 किलो चीनी आया तो 1 kg शुगर जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट है? वो वेट, जो स्टैंडर्डाइज वेट है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसके लिए स्टैंडर्ड वेट क्या है? कार्बन 12 की एक एटम का 12वां हिस्सा। ओके, अब मेजरमेंट की गई क्या कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 1.99 है समथिंग। मैं बुक में से देख के यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 1.992648। ये डाटा आपको आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कार्बन 12 की एक एटम का मास इतना है 1.992648 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 सॉरी। अब आप देखिए कि -23 का मतलब 0 पॉइंट कितने सारे जीरोस लग जाएंगे और फिर जाके एक एटम का मास बनेगा। दैट इज वाई कि हम लोग एक ऐसी यूनिट बना रहे हैं जिससे हमें मतलब कंफर्टेबल हो उसे रिप्रेजेंट करने में। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इस क्वांटिटी को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 23 से 24 हो जाएगा क्योंकि ये 12 है, तो इसको मतलब जब आप इसको करके देखोगे, आप करके भी देख सकते हो कैलकुलेटर से या मैन्युअली, डिवाइड करके इतना ही आएगा। तो इसका मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। जब आपके पास इतने ग्राम की कोई चीज़ हो जाए, कह सकते हैं ना आप कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है जिसका मास इतना है तो मैं उसको 1 AMU बोलूँगा, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कहूँगा मैं। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी एटम्स का मास है उसमें ये यूनिट है 1 AMU, इसके ग्राम भी होता है। तो ये आपको याद रखना है, AMU या 1 यूनिफाइड मास भी आप कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद ज़रूरी है कि कार्बन 12 की एक एटम का 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, एक एटम नहीं 12वां हिस्सा, एक एटम का मास तो इतना है। जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट दिस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी है। अब जैसे मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की है हमने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ यहाँ पे। ओके, आई हैव रेज दिस। तो जैसे मेरे पास एक मतलब यहाँ पे है हाइड्रोजन की एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक एटम का मास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.6736 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की एक एटम का मास इतना है, आपके सामने लिखा हुआ है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ये हाइड्रोजन की एक एटम का मास है। मुझे इसको AMU में यानी एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल आई कन्वर्ट इट? लेट अस सी। देखिए 1.66
056 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर 23 सॉरी 10 द पावर -24 ग्राम, ये 1 AMU के इक्वल है। आप देख सकते हो अगर मुझे ग्राम में AMU में जाना है तो ये क्वांटिटी, ये रिलेशन है। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे आप कह सकते हो कि इतने ग्राम में 1 AMU होते हैं। 1 ग्राम की अगर बात करें तो 1 ग्राम में कितने AMU होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 द पावर -24 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये 1 ग्राम की बात हो रही है। हाइड्रोजन की एक एटम का मास इतना है, तो क्या करेंगे 1.6736 मल्टीप्लाई बाई 10 द पावर -24 ग्राम, तो 1/1.66056 इंटू 10 द पावर -24 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6736 इंटू 10 द पावर -24। जैसे हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स की, वैसे ही है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इधर करते हैं अपना, जो मतलब है मेरे पास नोमिनेटर में है 1.6736 एंड नीचे है 1.66056, ये वाली चीज़। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मैं यहाँ पे आंसर देखता हूँ लेके 1.0078 AM, या सिंपली यू भी लिख सकते हैं अपन। और जब इसको आप राउंड ऑफ करना चाहो, जैसे इन्होंने किया हुआ है, 8 को ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट 1 बढ़ा देंगे, तो ये आ गया 1.008 AMU। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो एक एटम का मास है इतने ग्राम, अगर आप उसको AMU में बदलें तो इट विल बी अराउंड 1.0080 या 1.0078 AMU। तो ये हम लोगों को याद रखना। तो ऐसे आप लोग ग्राम को मतलब AMU में कन्वर्ट करते हो। तो आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चीज़ याद रखना कि हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम, और एक्चुअली में AMU है क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब आप मोल कंसेप्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर क्लियर होगी तो आपको हेल्प लगेगी। ओके, अब अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। क्या चीज़ है वो भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर दूं। तो मेरे पास है टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। नाम से ही आपको क्लियर है कि एवरेज जब आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास किसी क्वांटिटी के 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और आप उसका एक एवरेज निकालते हो, तो उसको आप एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है एवरेज एटॉमिक मास। मेरे पास एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। जैसे बुक का डाटा है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। मतलब जो भी मेरे पास कार्बन अवेलेबल है उसका 12 भी हो सकता है एटॉमिक नंबर, 13 भी एंड 14 भी, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मेरे पास सपोज करें जो कार्बन मिल रहा है उसमें कुछ कार्बन 12 एटॉमिक मास वाले, कुछ 13 वाले, कुछ 14 वाले हैं। तो अब जो क्वांटिटी आती है मेरे पास, अब मैं क्या सेलेक्ट करूंगा कि मैं 12 के अकॉर्डिंगली बात करूं, 13 के या 14 की। तो इसके लिए क्या रिजल्ट निकाला कि हम लोग एवरेज की बात कर लेते हैं। अब एवरेज के लिए हमें क्या है ये जानना ज़रूरी है कि क्या सभी कार्बन का अमाउंट सेम मिलता है, मतलब 33% ईच है या फिर कम ज़्यादा है। तो वो डाटा हमें दिया हुआ है। जो कार्बन 12 है वो आपको मिल रहा है 0. परसेंटेज में दिया हुआ है 98.892%। कार्बन 13 है 1.108%।
एंड 14 है 2 इंटू 10⁻⁻10%। तो आप इसी डाटा से क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है 98 से भी ज़्यादा, अराउंड 99 ही हो गया, वो कार्बन 12 है। तो यानी कि जितना कार्बन आपको मिल रहा है मोस्ट प्रोबेबली उस सैंपल में 98.892% कार्बन 12 होने की प्रोबेबिलिटी है। तो एटॉमिक मास, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थर्ड कॉलम एटॉमिक मास, और अभी अपन डिस्कस किए यूनिट कौन सी है, AMU। इसका 12 दिया हुआ है, अराउंड कंप्लीटली 12 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ डाटा उसके अकॉर्डिंगली बात करूँगा। कैलकुलेशंस आप मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि समझना तो टॉपिक हमें एवरेज है। तो वी विल प्रोसीड इन दिस मैनर ओनली। 14.0031 लो जी। तो ये सबके मास निकल कर आ गए इन टर्म्स ऑफ AMU। कार्बन 12 की एक आइटम का मास 12 होगा, 13 वाले का 13 पॉइंट होगा, 14 वाले का 14। तो अब मुझे ये तीन अलग अलग मास मिल गए। अब तीनों को एक एवरेज क्वांटिटी पर लेके आना ज़रूरी है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। दैट इज वाई देयर इज अ टर्म एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज निकालने का तरीका वही है, सभी क्वांटिटीज को प्लस कर दो डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटीज हैं। तो 12, ओके। तो ये अब देखिए, ये 12 एक आइटम का है, लेकिन हमें पूरे का पूरा 12 थोड़ी मिलेगा। हमें कितना परसेंट मिल रहा है, 98.892%। को हटाने के लिए नीचे 100 लगा देंगे, फिर 13.00335 इंटू 1.108 अपॉन 100, फिर ये वाला 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100। हमने क्या किया है, एटॉमिक मास लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ, और परसेंटेज का मतलब ब्रेक करने के लिए हमने इसको 100 कर दिया। तो जब परसेंटेज की बात कर लेते हो तो अपॉन में 3 करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली आपको एवरेज दे देगा, एंड इट इज़ कमिंग आउट एज 12.011 U। तो एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंगली कार्बन की जो एक एटम है उसका मास हम लोग कितना लेते हैं, 12.011 लेते हैं। वाई इट इज नॉट एग्जैक्टली 12, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज 13 कार्बन और कुछ परसेंटेज 14 कार्बन की है। चाहे बहुत क्वांटिटी स्मॉल है एज कंपेयर टू कार्बन 12, बट स्टिल उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो कार्बन की एक एटम का जो एवरेज मास है वो 12.011 U है। ओके, तो ये है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का। ऐसे ही मतलब जैसे क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन भी हमें 2 फॉर्म्स मिलती है, एक 35 और एक 37, और इसका भी कुछ परसेंटेज है, इसका अबेंडेंस और इसका अबेंडेंस। तो हम लोग जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 35.5 U। तो वो भी इसी वजह से कि इसकी कुछ परसेंटेज मिलती है, इसकी परसेंटेज मिलती है। जब आप इसी तरीके से एवरेज निकालते हो तो यू विल गेट 35.5 समथिंग। ओके, चलिए उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सबसे पहले तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या। तो मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल का मास। अब जैसे सपोज करो मेरे पास कोई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे छोटे पार्ट को व्हाट विल आई कॉल मॉलिक्यूल। आपके पास मीथेन है CH4, तो CH4 में जो मीथेन है उसके सबसे छोटे पार्ट को व्हाट विल कॉल, हम लोग क्या बोलते हैं,
कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट को मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल CH4 का, किसी का भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल होगा, जिसके अंदर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके मास को वी कॉल मॉलिक्यूलर मास। तो हमें जैसे मीथेन है, अपनी बुक में एग्जांपल दी हुई है, हमने इसका मास कैलकुलेट करना है, तो जब इसका मास आ जाएगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि जितनी भी एटम्स उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उन सब के मास को ऐड करके जो मास आएगा उसे मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। एटम का मतलब क्या होता है? एक एटम। और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में क्या है? जितनी भी एटम्स होंगी। जैसे CH4 की बात कर रहे हैं, तो कार्बन जो है मेरे पास, अभी अपन ने डिस्कस किया है, अभी कैलकुलेट किया है कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या लेना है मुझे, 12.011। कार्बन की एक एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर। हाइड्रोजन की एक एटम का मास अभी हमारा कैलकुलेट होके आया था 1.008, और हाइड्रोजन के पास कितनी एटम्स हैं? टोटल 4 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 16.043। ये कैलकुलेशन करके आपका इतना आ जाएगा। तो यानी कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल के पास इतना मास है। याद रखिए, हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में इतना मास है एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻, आई थिंक -23 था, तो उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है, यस 24 है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये फिलहाल एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, तो इसी तरीके से आपके पास वाटर है, मान लो H2O, इसका आप फाइंड करना चाहते हो मोलिकुलर मास, तो हाइड्रोजन का होता है 1.008, और हाइड्रोजन की कितनी एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ओहो, तो गलत है, चलो ओके। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का मास है मेरे पास 16 लिया हुआ प्रॉपरली, और ऑक्सीजन की कितनी आइटम है? 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे, फिर 16 ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट 18.02 U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18.02 एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली यूनिफाइड मास, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, और ये डन हो गया हमारा। अगला है हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का ये टॉपिक फॉर्मूला मास, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा आज के सेशन के लिए, फॉर्मूला मास। व्हाट इज फॉर्मूला मास? अगर आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया तो फॉर्मूला मास भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनने के लिए आपको पता है कौन सा बॉन्ड चाहिए? कोवालेंट बॉन्ड चाहिए, कोवालेंट बॉन्ड चाहिए अगर आप चाहते हो कि मॉलिक्यूल्स बन जाए। और ये कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होगी तो कोवालेंट बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और कोवालेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब मैं फॉर्मूला मास की बात करता हूं तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आयंस बनेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, मॉलिक्यूल्स नहीं बनते आयनिक बॉन्ड में। आयनिक कंपाउंड्स में आपको पता है वो सिर्फ एक कलेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, कैटायंस और एनायंस का। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड
आयनिक कंपाउंड, और उनके मास को जब मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके मास को मैं फॉर्मूला मास बोलता हूँ। तो मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, बट अगर आयनिक कंपाउंड है तो उनके जो आइंस प्रेजेंट है उनके मास को वी कॉल फॉर्मूला मास। जैसे सपोज करें हमारी बुक में NaCl का ही दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली यस NaCl का ही दिया होगा, सबसे सिंपल रहता है समझाना। तो Na का है एटॉमिक मास 23 और Na का एक आयन है तो 1 लिखेंगे हम लोग। मॉलिक्यूल या एटम नहीं कहेंगे हम लोग, आयन की बात करेंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। क्लोरीन का एवरेज मास होता है 25.5 और क्लोरीन की भी एक ही आयन है यहाँ पर। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एज यू नो। तो सॉल्व करके वी आर गेटिंग 58.5। तो तरीका तो सेम ही है, जो मॉलिक्यूलर मास में आप कैलकुलेट कर रहे थे वही सिंगल सिंगल करके प्लस कर दिया, ये भी यही चीज़ कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, वो आपके कोवैलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये वाले आपके आयनिक कंपाउंड है, आयंस बनते हैं, और इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, फॉर्मूला मास नाम दे दिया। ठीक है ना। जैसे सपोज करें रोड है, सड़क, एक नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है। अब दोनों ही रोड है, सड़क है, चलना है व्हीकल्स ने, चाहे वो नेशनल है चाहे स्टेट है, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली उनके नाम अलग अलग कर दिए, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। तो यहाँ पर भी वही है तो कंपाउंड्स ही हैं, बस उनकी नेचर डिफरेंट है, दैट इज़ वाई दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पर फॉर्मूला मास है, तरीका सेम रहेगा। चलिए, तो आई होप कि एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ये चारों चीज़ें आपको आज के सेशन में क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, वॉचिंग द वीडियो, सॉरी।